गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम चंद वंश का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे चंद शासक थोहरचंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल के लेखक डब्ल्यू फ्रेजर ने हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर चंद वंश का संस्थापक थोहरचंद को माना है। तो रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के लेखक हैं डब्ल्यू फ्रेजर, जो कि 1813 ईस्वी की है। किंगडम ऑफ नेपाल, जो कि 1881 ईस्वी की है, उसके लेखक हैं फ्रांसिस हैमिल्टन। उन्होंने कहा था कि थोहरचंद झूसी से आकर नेपाल राजा के यहाँ नौकरी करता था। हर्षदेव जोशी थोहरचंद को कुमाऊं में चंदवंश का संस्थापक मानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि हर्षदेव जोशी के अनुसार कुमाऊं में चंदवंश का संस्थापक कौन थे, तो वो थे थोहरचंद। एटकिंसन के अनुसार थोहरचंद का राज्यारोहण 1261 ईस्वी में हुआ था। उसने 1281 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट पॉइंट, थोहरचंद का उत्तराधिकारी कल्याण चंद प्रथम था, जिसके बाद क्रमशः त्रिलोकचंद व अभयचंद का नाम आता है। अभयचंद चंदवंश का पहला ऐसा राजा था जिसका प्रामाणिक सूचना उसके स्वयं के अभिलेखों से प्राप्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चंदवंश का पहला कौन सा शासक था जिसके प्रामाणिक सूचना उसके स्वयं के अभिलेखों से प्राप्त होती है, तो वो थे अभयचंद। अभयचंद का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख 1360 ईस्वी में चंपावत के मानेश्वर नौले से प्राप्त हुआ था। करमचंद एक वर्ष शासन करने के बाद मणिकोटी राजा के पास चला गया, जिसके पश्चात ज्ञानचंद गद्दी पर बैठा था। अब हम पढ़ेंगे गरुड़ ज्ञानचंद। 29वां चंद शासक गरुड़ ज्ञानचंद 1365 ईस्वी से 1420 ईस्वी तक शासन किया, जो चंद राजाओं में सर्वाधिक था। तो सर्वाधिक शासन करने वाला चंद शासक था गरुड़ ज्ञानचंद। 1378 ईस्वी में एक ताम्रपत्र मिला जिसमें अभयचंद का वार्षिक श्राद्ध ज्ञानचंद द्वारा कराया गया था। ज्ञानचंद पहला चंद शासक था जो दिल्ली दरबार में गया था, जिसके समय दिल्ली का राजा यानी कि दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद वंश का वह कौन सा शासक था जो पहली बार दिल्ली दरबार गया था, तो वो था गरुड़ ज्ञानचंद, और उस समय वहां का शासक था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ ज्ञानचंद को कौन सी उपाधि दी थी, तो गरुड़ की उपाधि दी थी, तथा तराई क्षेत्र को ज्ञानचंद को सौंपा था। नेक्स्ट पॉइंट, एटकिंसन के अनुसार उस समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 51 तक रहा था। ज्ञानचंद के समय तराई भाबर क्षेत्र में कटे हरियों का शासन था। तो सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि ज्ञानचंद के समय तराई भाबर क्षेत्र में किसका शासन हुआ करता था, तो उस समय वहां पर कटे हरियों का शासन था। ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह गरुड़ था। तो इंपॉर्टेंट बन सकता है कि ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह क्या था, तो गरुड़ उनका राज्य चिन्ह था और वह विष्णु का उपासक था। सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को राजाधिराज महाराज कहा गया है। तो सीधे क्वेश्चन, सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को क्या कहा गया है, तो राजाधिराज महाराज कहा गया है, और सेरा का विजेता भी ज्ञानचंद को कहा जाता है। मझेड़ा ताम्रपत्र के अनुसार ज्ञानचंद के समय एकमात्र सामंत विजयबम था। तो मझेड़ा ताम्रपत्र के अनुसार ज्ञानचंद के समय सामंत था विजयबम। गोबासा ताम्रपत्र में ज्ञानचंद ने 1418 ईस्वी में देवराज तिवारी को एक ग्राम की वृत्ति दान में दी थी। तो सीधे क्वेश्चन बन जाता है कि गोबत्सा अभिलेख का संबंध किससे है, तो गोबत्सा ताम्रपत्र का संबंध गरुड़ ज्ञानचंद से है। उसमें कहा गया कि उन्होंने देवराज तिवारी को एक ग्राम दान में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, दरबारी व्यक्ति दस्सा कमलेक खवास के कहने पर नीलू कठायत के दो बेटों की आंखें निकलवा दी थी। नीलू कठायत ज्ञानचंद का बीरवान सेनापति था। तो इंपॉर्टेंट बन सकता है कि ज्ञानचंद का सेनापति कौन था, तो नीलू कठायत था, जो कपरौली गांव का रहने वाला था, जिसे कुमैया खिल्लत दी थी, जो एक प्रकार की पोशाक थी। तो कुमैया खिल्लत एक प्रकार की पोशाक थी जो नीलू कठायत को ज्ञानचंद के द्वारा दिया गया था। गरुड़ ज्ञानचंद के उत्तराधिकारी क्रमशः हरिहर चंद व द्वानचंद थे। अब हम पढ़ेंगे चंद शासक उद्यानचंद। गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत की धोखे से हत्या कर दी, जिस अत्याचार पूर्ण कार्य से उद्यानचंद को आत्मग्लानि हुई, जिस कारण इन्होंने कई स्थानों में मंदिर व नौले बनवाए। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार उद्यानचंद ने चंपावत के बालेश्वर का मंदिर बनाया था। तो बीडी पांडे के अनुसार उद्यानचंद ने चंपावत के बालेश्वर मंदिर का निर्माण किया था और एक साल बाद मालगुजारी तमाम प्रजा की माफ कर दी थी, और जो एक साल की मालगुजारी थी वो तमाम प्रजा की वहां पर माफ कर दी गई थी। 1423 ईस्वी के बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र का संबंध विक्रमचंद से था।
जिसने उद्यान चंद द्वारा शुरू किए गए बालेश्वर मंदिर का कार्य पूर्ण कराया, जिसमें ब्राह्मण कुंज शर्मा तिवारी का योगदान भी था। तो इसमें इस मंदिर को पूर्ण कराने का श्रेय उद्यान चंद के बाद विक्रम चंद को जाता है, और जिसमें उनकी सहायता एक ब्राह्मण थे जो कुंज तिवारी नामक एक ब्राह्मण थे, उन्होंने उनका साथ दिया था। बालेश्वर ताम्रपत्र में बालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यान चंद ने गुजराती ब्राह्मण कुंज शर्मा तिवारी को भूमिदान की बात सामने आई है, जिसमें साक्षीगण के रूप में पंत नवीशी का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ वर्तमान के संदर्भ में कचहरी से था। तो यहाँ का जो पंत नवीसी शब्द था उसका उल्लेख यहाँ पर कचहरी से होता है। चंदकालीन सीरा राज्य। सीरा का अर्थ भोजन या खीर होता है, जो वर्तमान डीडीहाट में स्थित है और डोटी के मल्ल शासकों के अधीन था। सीरा के मल्ल स्वयं को राई या रैका राजा कहते थे। यहाँ मल्ल वंश का संस्थापक जगत मल्ल को माना जाता है। भारती चंद के समय डोटी या नेपाल के शासक जयमल्ल या यक्षमल्ल थे। तो सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि भारती चंद के समय नेपाल या डोटी के शासक कौन थे? तो जयमल्ल या फिर यक्षमल्ल थे, जिन्होंने सीरा को अपने राज्य में मिलाकर इसी पर्वत डोटी कहा था। नेक्स्ट पॉइंट, भारती चंद के समय सीरा में कल्याण मल्ल का शासन था। सीरा में भारती चंद ने डुंगरा बसेड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया। डुंगरा बसेड़ा के बाद मदन सिंह व राय सिंह सामंत नियुक्त हुए। बसेड़ों ने 1452 ईस्वी से लेकर 1539 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया। 1539 ईस्वी में डोटी राजा रायमल्ल सीरा का शासक बना, जो सीरा का 11वां शासक था। इसके बाद शोभामल्ल सीरा का शासक बना। शोभामल्ल ने अपनी पुत्री का विवाह बालो कल्याण चंद के साथ किया। कल्याण चंद के पुत्र रुद्रचंद के समय हरिमल्ल सीरा का शासक था। तो सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि रुद्रचंद के समय सीरा का शासक कौन था? तो उस समय हरिमल्ल था, जिसे रुद्रचंद ने 1590 ईस्वी में पराजित किया था। रुद्रचंद ने थल विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर शिव मंदिर बनाया था। तो रुद्रचंद द्वारा थल विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। रुद्रचंद ने सीरा में भूमि का विधिपूर्वक बंदोबस्त कराया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि रुद्रचंद के द्वारा सीरा में भूमि का विधिपूर्वक बंदोबस्त कराया गया था। सीरा से मल्लों का प्राचीनतम ताम्रपत्र 1353 ईस्वी से प्राप्त हुआ था। अब पढ़ेंगे चंद शासक भारती चंद। 35वां चंद शासक भारती चंद 1437 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जिसका कार्यकाल 1437 ईस्वी से 1477 ईस्वी तक रहा। भारती चंद के पवाड़े कुमाऊं के इतिहास में प्रसिद्ध हैं। तो इनके पवाड़े हैं जो कुमाऊं के इतिहास में प्रसिद्ध हैं। पवाड़ों में भारती चंद व कुमाऊं की वीरांगना भागा धौन्यान के द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। तो पवाड़ों में भारती चंद व कुमाऊं की वीरांगना भागा धौन्यान के द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। भारती चंद चंद वंश का सबसे पराक्रमी व साहसी राजा था। भारती चंद ने डोटी की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए डोटी राज्य पर आक्रमण किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि डोटी पर आक्रमण करने वाला चंद वंश का पहला शासक कौन था? तो डोटी पर आक्रमण करने वाला चंद वंश का पहला शासक था भारती चंद। भारती चंद की सेना या कटक में सभी जाति व धर्म के लोग थे। डोटी आक्रमण के दौरान चंद सेना का पहला पड़ाव सोर के कटकुनौला में व दूसरा पड़ाव काली नदी के किनारे बालीचौड़ में था। तो जब डोटी आक्रमण भारती चंद के द्वारा किया गया तो इनका पहला पड़ाव कटकुनौला सोर यानी कि पिथौरागढ़ में पड़ता है, वहां पर इनका पहला पड़ाव था, और दूसरा काली नदी के किनारे बालीचौड़ पर था। भारती चंद ने 12 वर्षों तक डोटी अभियान पर घेरा डाला, यानी कि उन्होंने 12 वर्ष तक डोटी पर घेरा डाला था। भारती चंद को डोटी पर विजय 1451-52 में मिली थी। तो इनको डोटी पर कब विजय प्राप्त हुई थी? तो 1451-52 में इनको डोटी पर विजय प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, हुड़ैती ताम्रपत्र के अनुसार भारती चंद ने 1451 ईस्वी में एक गांव दान में देने का वर्णन मिलता है। तो हुड़ैती ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो हुड़ैती ताम्रपत्र का संबंध भारती चंद से है। डोटी अभियान के तहत नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। तो नायक जाति की उत्पत्ति सबसे पहले किसके समय हुई थी? तो भारती चंद के समय, जब डोटी अभियान चल रहा था। नायक जाति के लोग चंद सैनिकों की अवैध संतान थे। भारती चंद ने अपने पुत्र रत्नचंद की सहायता से सोर, सीरा व थल आदि पर अधिकार कर लिया था।
सोर या पिथौरागढ़ के मल्ल वंश का शासक बमशा था और सोर के मल्ल राजा विजय बम की जानकारी मझेड़ा ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। तो विजय बम की जानकारी हमें मझेड़ा ताम्रपत्र से मिलती है, जिसका शासन भारती चंद के समय समाप्त कर दिया गया था। तो सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि विजय बम का शासन किसके समय समाप्त हुआ था? तो भारती चंद के समय विजय बम का शासन समाप्त कर दिया गया था। सोर से मल्लों की प्राचीनतम ताम्रपत्र 1337 ईस्वी से प्राप्त हुआ। खेती खान ताम्रपत्र में भारती चंद के दूसरे पुत्र सुजान कुंवर का उल्लेख मिलता है। अब हम पढ़ेंगे चंद शासक रत्नचंद। लोहाघाट व हुड़ैती ताम्रपत्र में रत्नचंद का उल्लेख मिलता है। तो लोहाघाट व हुड़ैती ताम्रपत्र से रत्नचंद का उल्लेख मिलता है। भारती चंद के बाद उसका पुत्र रत्नचंद 1477 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जिसके समय डोटी में नागमल्ल ने विद्रोह किया था और जिसका शासन 11 वर्ष तक रहा था। रत्नचंद ने नागमल्ल को परास्त कर पुनः डोटी पर शाही वंश का अधिकार स्थापित कराया था। तो रत्नचंद के समय डोटी का राजा था नागमल्ल। रत्नचंद ने थल के राजा सूरसिंह महारा को भी परास्त किया था। तो रत्नचंद के द्वारा थल के राजा सूरसिंह महारा को भी परास्त किया था। रत्नचंद पहला शासक था जिसने भूमि बंदोबस्त का कार्य किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि चंद का वह कौन सा शासक था जिसने पहली बार भूमि बंदोबस्त कराया था? तो वो था रत्नचंद। एवं जिंदा केतल नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति की थी। तो यहाँ पर भूमि बंदोबस्त अधिकारी था जिंदा केतल, या फिर कहीं कहीं पर इनका नाम जेंदा किराल भी आता है। अब हम पढ़ेंगे चंद शासक कीर्तिचंद। रत्नचंद का पुत्र कीर्तिचंद 1488 ईस्वी से 1506 ईस्वी तक कुमाऊं की गद्दी पर बैठा था, जो नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। तो चंद का वह कौन सा शासक था जो नाथ संप्रदाय का अनुयायी था? तो उसका आंसर करेंगे हम कीर्तिचंद। कीर्तिचंद ने गढ़वाल शासक अजयपाल को पराजित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि चंद का वह कौन सा शासक है जिसने गढ़वाल के शासक अजयपाल को पराजित किया था? तो वो था कीर्तिचंद। कीर्तिचंद का राज्य विस्तार बारामंडल, बिसौत, खगमराकोट, शिवनरा कोटली, केडारो, बोरारो आदि क्षेत्र में अपने राज्य में मिलाया था। तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन कि कीर्तिचंद द्वारा अपने राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ तक कराया था? तो बारामंडल, बिसौत, खगमराकोट, शिवनरा कोटली, केडारो, बोरारो। राजा कीर्तिचंद के समय नागनाथ सिद्ध नाम का एक योगीश्वर चंपावत आए थे और कीर्तिचंद के बाद क्रमशः प्रतापचंद, ताराचंद, मानिकचंद व भीष्मचंद आदि राज्य राजा हुए थे। अब हम पढ़ेंगे चंद शासक भीष्मचंद। भीष्मचंद 1512 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा, जिसका 1514 ईस्वी का एक ताम्रपत्र मिला है। तो 1514 ईस्वी का ताम्रपत्र का संबंध भीष्मचंद से है। भीष्मचंद ने खगमरा के किले का निर्माण कराया एवं आलमनगर की नींव डाली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि आलमनगर की या फिर अल्मोड़ा की नींव किसने रखी थी? तो भीष्मचंद ने रखी थी। और खगमरा किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो भीष्मचंद के द्वारा खगमरा किले का निर्माण किया गया था। भीष्मचंद ने ताराचंद के पुत्र कल्याणचंद को गोद लिया था। भारत में बाबर आक्रमण के समय भीष्मचंद कुमाऊं का शासक था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत में बाबर के आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था? उस समय चंद वंश का शासक था भीष्मचंद। और गजवा नामक खसिया मुखिया ने भीष्मचंद का वध कर दिया गया था। अब हम पढ़ेंगे चंद शासक बालो कल्याणचंद। बालो कल्याणकालीन ताम्रपत्र कलपानीगाड़, जो कि पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ था। कल्याणचंद ने 1545 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा था। बालो कल्याणचंद भीष्मचंद का गोद लिया हुआ पुत्र था, जिसके विस्तृत विजय के कारण सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो सीधे क्वेश्चन कि सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण करी थी? तो बालो कल्याणचंद ने की थी। कल्याणचंद के समय राजधानी अल्मोड़ा पूर्ण रूप से तैयार हो गई थी और अल्मोड़ा स्थित राजधानी को राजापुर कहा था। तो सीधे क्वेश्चन कि चंद्रवंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया था? तो उनका आंसर हम करेंगे बालो कल्याणचंद, और जिन्होंने अल्मोड़ा स्थित राजधानी को राजापुर कहा था। नेक्स्ट पॉइंट, कल्याणचंद ने मड़कोट राज्य को अब चंद राज्य में मिलाया था। गंगोली व दानपुर पर कब्जा बालो कल्याणचंद के समय हुआ। कल्याणचंद अल्मोड़ा में लाल मंडी किले का निर्माण करवाया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि अल्मोड़ा में लाल मंडी किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो कल्याणचंद के द्वारा कराया गया था। अल्मोड़ा में नेला पोखर किले का निर्माण भी कल्याणचंद के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, बालो कल्याणचंद का विवाह डोटी के मल्ल वंश की राजकुमारी के साथ हुआ था। विवाह के बाद रैका राजा हरिमल्ल ने अपनी बहन को दान स्वरूप सोर का प्रांत दिया।
लेकिन कल्याण चंद ने सीर प्रांत को भी चाहता था। तो जो कल्याण चंद है वो सीर प्रांत और सोर प्रांत दोनों को चाहता था। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए रुद्रचंद ने सीरगढ़ के किले पर 7 बार आक्रमण किया। तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि सीरगढ़ के किले पर 7 बार आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो रुद्रचंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, रुद्रचंद के सेनापति पुरुषोत्तम पंत की सहायता से 1581 में सीरगढ़ का किला जीता। तो सीधे क्वेश्चन कि सीरगढ़ का किला किला कब जीता गया था, तो जो सीरगढ़ का किला है वो पुरुषोत्तम पंत जो कि एक रुद्रचंद के सेनापति थे उनके द्वारा 1581 में जीता गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस्लाम शाह सूर के शत्रु खवास खां को चंद राज्य में शरण का सही समय ज्ञात नहीं है। उस समय माणिक चंद या कल्याण चंद में से कोई शासक हो सकता है। तो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार खवास खां ने माणिक चंद के समय कुमाऊं में शरण ली थी। तो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार जो खवास खां है उनके द्वारा माणिक चंद के समय कुमाऊं में शरण ली गई थी। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार माणिक चंद ने इस्लाम शाह सूर के शाही हुक्म के जवाब में लिखा था कि मैं उस आदमी को किस प्रकार कैद कर सकता हूँ जिसने मेरी शरण मांगी है। जब तक मुझमें दम है मैं ऐसे नीच कर्म का अपराधी नहीं हो सकता। तो ये लिखा गया था माणिक चंद के द्वारा। राजा बालो कल्याण चंद ने अपने शासनकाल के दौरान स्थानीय स्वायत्तता लागू की थी। तो श्री क्वेश्चन कि स्थानीय स्वायत्तता किसके द्वारा लागू किया गया था, तो बालो कल्याण चंद के द्वारा लागू किया गया था। महाराष्ट्र के लेखक अनंत देव ने अपने ग्रंथ स्मृति कौस्तुभ में या फिर स्मृति कौतुब में कल्याण चंद को प्रजा का हितैषी बताया है। तो कल्याण चंद को प्रजा का हितैषी किसके द्वारा बताया गया है, तो अनंत देव के द्वारा। कौन से ग्रंथ में? स्मृति कौतुब में। अब हम पढ़ेंगे पुरुषोत्तम पंत जो कि रुद्रचंद का एक वीर सेनापति होता है। पुरुषोत्तम पंत रुद्रचंद का सेनापति था जिसका उपनाम परखू पंत था, जो मूल रूप से पिथौरागढ़ के गंगोली हाट का निवासी था। पुरुषोत्तम पंत को कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रुश कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रुश किसे कहा जाता है, तो पुरुषोत्तम पंत को कहा जाता है। पुरुषोत्तम पंत मराठी ब्राह्मण जयदेव का पुत्र था। कल्याण चंद की पत्नी ने वचन लिया था, जब तक सीरगढ़ का किला चंदू के अधीन नहीं होगा तब तक मैं सती नहीं होंगी। अपने वचन के अनुरूप सीरगढ़ का किला जीतने के बाद कल्याण चंद की पत्नी सती हो गई थी। तो अभी हमने पढ़ा था 1581 में सीरगढ़ के किले को जीता था। सीरागढ़ से हरिमल को भगाने में मुख्य योगदान परखू पंत का था। ग्वालदम का युद्ध या बधानगढ़ का युद्ध भी 1581 ईस्वी में पुरुषोत्तम पंत व पडार राजपूतों के हाथों मारे गए थे। तो जो युद्ध हुआ था बधानगढ़ या फिर ग्वालदम का युद्ध वो 1581 में हुआ था पुरुषोत्तम पंत व पडार राजपूतों के मध्य, जिसमें पुरुषोत्तम पंत मारे गए। ग्वालदम के युद्ध के समय गढ़वाल का शासक बलभद्र शाह था। तो गढ़वाल का शासक उस समय बलभद्र शाह था। तो उसी युद्ध में पुरुषोत्तम पंत या फिर परखू पंत मारे गए। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा जो भी आज हमने पढ़ा। और कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है चंद शासक रुद्रचंद, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब कल का टॉपिक कल समाप्त करते हैं। आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करेंगे।